Hello everyone, welcome to my chemistry class. Students, in the last class के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। हमने आपको पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में बताया था कि इसमें हमने पदार्थ को दो भागों में बांट दिया था, ठीक है, और हमने उनका दो आधार पर वर्गीकरण किया था। लास्ट में हमने यहाँ पर मिश्रण पूरा करा दिया था। मिश्रण के बाद हमने आपको बताया थे पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। विद्यार्थियों, ये चीज हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। आज 11th क्लास में हमें इन पदार्थों के बारे में विस्तार से पढ़ना है। देखिए, जो ठोस पदार्थ है इसके बारे में 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर होता है, इसलिए अभी हम यहाँ पर इसकी कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। और दूसरा द्रव और गैस, इसके लिए पूरा के पूरा आपके एक चैप्टर है इसी क्लास में, केमिस्ट्री में, तो इसलिए हम उसके बारे में भी अभी हम केवल यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो बच्चों, पदार्थ जो होता है वो किससे बना होता है, मैं आज तुम्हें यहाँ लेके चलता हूँ, है ना। तो पदार्थ, ठीक है, पदार्थ मिलकर बना होता है कणों से, ठीक है, यानी कि बहुत सारे कण आपस में मिलकर पदार्थ बनाते हैं। बहुत सारे कण जो होते हैं वो आपस में मिलकर पदार्थ बनाते हैं। कुछ छोटे कण होते हैं, कुछ बड़े कण होते हैं। अब वो कण भी, अगर मैं उस कण को भी डिवाइड करूं तो वो कण बेटा, वो कण मिलकर बना होता है कई अणुओं से, अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। कण किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से। यानी कि मैं इसको अगर ऐसे लगाऊं तो अच्छा रहेगा कि अणुओं से मिलकर, अणुओं से मिलकर कण बनता है और कणों से मिलकर पदार्थ बनता है, ठीक है। तो अभी हमारी सबसे छोटी इकाई अणु हो गई, लेकिन अणु भी जिससे मिलकर बने होते हैं वो होता है परमाणु। ऐसा प्राचीन सदियों से ही माना जाता है कि परमाणु परमाणु बोला जाता था, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई बच्चों कौन होता है? परमाणु, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री में हमें पदार्थ का कंपोजिशन ही तो पढ़ना है, पदार्थ का रासायनिक संगठन ही तो पढ़ना है। हमें पता लगाना है कि ये पदार्थ किससे मिलकर बना है, इस पदार्थ के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कण कौन सा है। तो देखिए, पदार्थ जो होता है उसके अंदर सबसे छोटा कण, सबसे छोटा का मतलब होता है जिसको हम और अधिक डिवाइड, विभाजित नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिक डाल्टन था, सर जॉन डाल्टन ने ये बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण जो होता है वो परमाणु होता है। वो कौन होता है? परमाणु होता है। यानी कि बहुत सारे परमाणु मिलकर पहले अणु बनाते हैं, अणु मिलकर कण बनाता है और कण मिलकर पदार्थ बनाता है। तो परमाणु क्या है? कोई पूछे कि व्हाट इज परमाणु, है ना। हाँ, व्हाट इज एटम, इंग्लिश में एटम बोलते हैं इसको बच्चों, एटम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स, और इसको पार्टिकल्स बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते वो परमाणु होता है। पदार्थ के अंदर जो भी क्रिया होती है, जो भी क्रिया होती है उनमें परमाणु भाग लेता है। उनमें कौन भाग लेता है? परमाणु भाग लेता है ना। पदार्थ के अंदर तो हम ये कहेंगे परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम अविभाज्य, अविभाज्य, ठीक है ना, कण है, ठीक है। तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु है। अब इसको अविभाज्य बोला, इसका मतलब इसको और अधिक बांटा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में पता चला, सर प्रोफेसर हेनरी बैकुरल, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये बताया कि भाई परमाणु जो होता है वो भी 3 कणों से मिलकर बनता है, 3 अपरमाणु कणों से मिलकर बनता है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये वाली बात तो बताई थी डाल्टन ने, किसने बताई थी? डाल्टन, डाल्टन के अनुसार है, ठीक है। तो ये वाली बात किसके अनुसार है बच्चों? डाल्टन के अनुसार, कि पदार्थ का सबसे, परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है, यानी कि इसको और अधिक बांटा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम और अधिक नहीं बांट सकते, ये वाली बात डाल्टन ने बताई थी। लेकिन हेनरी बैकुरल के अकॉर्डिंग, हेनरी, प्रोफेसर हेनरी बैकुरल के अनुसार, बैकुरल के अनुसार
परमाणु 3 अपरमाणु कणों से मिलकर बना होता है। इनको बोलते हैं अपरमाणु, परमाणु से भी छोटे, अपरमाणु कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मिलकर बना होता है। तो डाल्टन ने तो बताया कि परमाणु सबसे छोटा है, अविभाज्य है और अधिक बांटा नहीं जा सकता, लेकिन हेनरी बेकरल ने बताया कि भाई परमाणु को भी हम 3 और अल्पमाणु कणों से मिलकर बनता है। परमाणु भी वो 3 कण हैं हमारे पास, हम सब जानते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको मैं E माइनस से लिखूंगा, पूरी केमिस्ट्री में याद रखना, बार बार आएगा। नंबर 2 प्रोटॉन, इसको मैं P प्लस से लिखूंगा, और नंबर 3 न्यूट्रॉन। तो जब परमाणु की बात शुरू हो ही गई है तो हमने इस परमाणु के बारे में ही आज आपको बताना है। तो बच्चों, प्रोफेसर हेनरी बेकरल ने बताया कि परमाणु जो है वो 3 अपरमाणु कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केवल बताया था, लेकिन इनकी खोज जो है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने की थी। और इस परमाणु के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, परमाणु की संरचना, कि परमाणु कैसा होता है ना, और परमाणु के अंदर ये 3 कण कैसे कैसे, कितने कितने, कौन कौन से, कैसे कैसे, कहां कहां होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे केमिस्ट्री के लिए। तो बच्चों, परमाणु की बात यहाँ पर होती है, हम बात करते हैं डाल्टन की। हम बात कर रहे थे पदार्थ की। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु किसने बताया? डाल्टन ने। डाल्टन ने एक बात और बताई कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, उनमें ये परमाणु ही क्या करता है? भाग लेता है। कौन भाग लेता है? परमाणु भाग लेता है। तो पदार्थ का वो कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोग करता है, भाग लेता है, वो परमाणु होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी परमाणु के बारे में अगर हम बात करें तो एक बात और है कि अगर मान लो तत्व की बात करें, व्हाट इज परमाणु, व्हाट इज तत्व, मेरी बात को ध्यान सुनना, अच्छी तरीके से सुनना। तत्व और परमाणु, देखो तत्व के 2 रूप हैं। तत्व के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। पहला रूप है परमाणु। पहला रूप कौन सा है? परमाणु, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं। किसी परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, मतलब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिल सकता। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, ये अभी अकेला हाइड्रोजन कभी नहीं मिलेगा। आपको कैसे मिलेगा? हाइड्रोजन H2 फॉर्म में मिलेगा, है ना। लेकिन जैसे ये H2 बनता है, अब ये परमाणु नहीं है, अब ये अणु बन गया। क्या बन गया बच्चों? अणु। अगर मैं लिखता H तो ये परमाणु है, लेकिन कभी भी इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। तो परमाणु वो कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, तो वो हमेशा आणविक फॉर्म में मिलता है, आणविक अवस्था में। किस अवस्था में मिलता है? आणविक अवस्था में। परमाणु किस अवस्था में मिलता है? आणविक अवस्था में। परमाणु पदार्थ का वो कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जो अविभाज्य है। ये सारी बात कह कौन रहा है? डाल्टन। ये सारी बात किसने कही थी? डाल्टन ने। अब मैं जब बात कर रहा हूं कि ये परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन अगर हम मान के चला कि मैंने लिखा H, तो अभी ये शुद्ध अवस्था में है, इसमें और कुछ नहीं है, तो ये एक तत्व भी है। तो तत्व के 2 रूप हैं, एक या तो तत्व अणु की फॉर्म में होगा या तत्व परमाणु की फॉर्म में होगा। ये अणु भी तत्व है, याद रखना, ठीक है। क्यों? समान प्रकार के परमाणु मिल रहे हैं इसके अंदर। जब समान प्रकार के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं तो वो अणु भी क्या होता है? तत्व होता है। याद रखोगे? तो तत्व के 2 रूप, अणु और परमाणु। इसलिए हम कभी कभी परमाणु को ही क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं, और तत्व को ही क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। लेकिन अणुओं में अगर ऐसा अणु यानी कि हम जिसको बोले समद्विपरमाणु अणु, कौन से अणु? समद्विपरमाणुक अणु, ठीक है। समद्विपरमाणु अणु ऐसे अणु
जिनमें दो परमाणु हो और दोनों की दोनों समान हो, यानी कि समान दो परमाणुओं से मिलकर बने हुए अणु क्या कहलाते हैं? समद्विपरमाणु अणु। और ये भी किस श्रेणी में आएंगे? तत्व की श्रेणी में आएंगे। तो तत्व पदार्थ का एक शुद्ध रूप है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तत्व क्या है, किसे कहते हैं तत्व, तो आप कहोगे कि तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। याद रखोगे, पदार्थ का वह शुद्ध रूप या शुद्धतम रूप जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। तत्व के दो रूप, अणु और परमाणु। अणु कौन से वाले? समद्विपरमाणु अणु, वो तत्व होगा। ठीक है, एक परमाणु, परमाणु की बात करें हम तो हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करें, अब सुनो ध्यान से, अगर मान लो आपके पास एक ऐसा तत्व है या दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, जैसे मैं रफ कर दूं, इसको नोट कर लेना यहां से, अच्छी तरह ध्यान देंगे, बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास है H2 और मेरे पास है N2। ओके, ये तत्व और ये तत्व, ये दोनों तत्व भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, अगर ये तत्व भिन्न भिन्न हैं तो देखो एक लाइन है बच्चों कि अगर आपके ये दोनों तत्व भिन्न भिन्न हैं तो इनके परमाणु भी रासायनिक गुणों में क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक गुणों में और भौतिक गुणों में भी क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, इसके परमाणु कौन कौन से हैं? जल्दी बोलो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इसके परमाणु कौन से हैं? बोलो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन रासायनिक और भौतिक गुणों में क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। समझ रहे हो? रासायनिक और भौतिक दोनों गुणों में क्या होंगे? भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो यहां से एक बात पता लगी कि भिन्न भिन्न तत्वों के, ध्यान सुनेंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में भी भिन्न भिन्न होते हैं और एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु रासायनिक और भौतिक गुणों में समान होते हैं। एक ही तत्व के, जैसे मैंने लिया H2, तो H2 के अंदर दोनों H है तो इसके भौतिक गुण भी समान होंगे और रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। लेकिन अगर तत्व भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात भी किसने बताई थी? ये बात भी किसने बताई थी? जॉन डाल्टन। तो आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, वो डाल्टन के वो बिंदु डिस्कस कर रहा हूं जिन बिंदुओं को 9th और 10th क्लास में आप केवल पढ़ के आते हो, रट्टा मार के आते हो। तो वापस सुनिए, ये आपके सिलेबस में भी है, ऐसा नहीं है कि मैं 9th 10th पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 11th क्लास से ही यहाँ स्टार्ट होता है और केमिस्ट्री के अंदर जब बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1, तो उसमें ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डाल्टन के प्रमुख बिंदुओं की। डाल्टन का पहला बिंदु तो यही था जो मैंने यहाँ लिखा था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका यह था कि जो परमाणु होता है उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और वो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या लेता है? भाग लेता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर भाग लेने वाला पदार्थ जो है ना वो परमाणु ही होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है उसने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों में भी भिन्न भिन्न होते हैं। और चौथा पॉइंट जो उसने बताया वो ये बताया कि अगर मान लो आपका तत्व एक ही है, एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की, तो भौतिक व रासायनिक दोनों गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे।
भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है और इधर इन दोनों के समान होंगे। ठीक है, इन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। भौतिक व रासायनिक गुण क्या होंगे बच्चों, समान होंगे। तो इस बात को समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि भिन्न भिन्न तत्वों के अगर तत्व भिन्न भिन्न है तो उनके जो परमाणु हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर तत्व एक ही है, एक ही तत्व के सारे परमाणुओं के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। एक ही तत्व के सारे परमाणुओं के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई परमाणु नष्ट नहीं होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम करवाते हैं उसमें परमाणु भाग लेता है, हमें पता है। तो ऐसा नहीं है कि परमाणु नष्ट हो गया, ठीक है। तो ना तो परमाणु को नष्ट किया जा सकता है और ना ही परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है। कोई नया परमाणु उत्पन्न भी नहीं होता है, समझ रहे हो। तो ना तो परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, ना ही परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणु को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम वैसा पॉइंट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर आपने पढ़ा हो कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना तो हम किसी भी क्रिया कारकों का द्रव्यमान घटता है ना बढ़ता है ना, यानी कि कुल द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बच्चों वो उसके पीछे रीजन यही है कि परमाणु को किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसी कारण क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है और इसी वजह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। तो ये डाल्टन के हमारे 5 पॉइंट थे, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु थे वो अभी आपने देख लिए होंगे, या फिर मैं आपको इसके अलावा मैं आपको वीडियो के अलावा आपको व्हाट्सएप पे भी इसको सेंड कर दूंगा। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं पदार्थ की क्वांटिटी। देखिए पदार्थ का मापन किया जाता है, आप सब जानते हैं। हम कोई भी पदार्थ बाजार से खरीद के लाते हैं तो उसका एक मापन होता है, मापन करते हैं उसका। तो मापन करने की कुछ पद्धतियां होती हैं। मापन समझते हो, तोलना, नापना। जैसे आप शक्कर लाए तो शक्कर को आप किलोग्राम में नापते हो, नापते नहीं नापते। कपड़ा लाए, कपड़े को आप मीटर में नापते हो। दूध लेकर आए बाजार से तो दूध को आप किस में नापते हो, दूध को आप लीटर में नापते हो। तेल लेकर आए, तेल को लीटर में नापते हो। तो ये पदार्थ के मापन की इकाइयां हैं। क्या है ये? पदार्थ के मापन की इकाइयां। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पदार्थ को मापने की कितनी पद्धतियां हैं। देखिए पदार्थ को मापने की मुख्य रूप से 3 पद्धतियां ज्यादातर यूज में ली जाती हैं और आजकल जो पद्धति यूज की जा रही है वो चौथी पद्धति है, एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति। तो पदार्थ के मापन की जो इकाइयां हैं आजकल एसआई पद्धति में दी जाती हैं। वैसे मेन मापन की 3 पद्धतियां होती हैं, सीजीएस, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ये 3 पद्धतियां होती हैं। इसके बारे में आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, अंडरस्टैंड। लेकिन मैं यहाँ पर मोटा मोटा बता देता हूँ। सीजीएस पद्धति, पहली पद्धति मापन की पद्धतियां, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ मापन पद्धतियां, यानी कि किसी भी पदार्थ को कैसे नापा जाता है, किस में तोला जाता है। तो मापन की 3 पद्धतियां होती है। एक तो होती है सीजीएस पद्धति मेन, ठीक है, और दूसरी होती है एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, ठीक है, और एक होती है हमारी तीसरी एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, ठीक है। अब इन पद्धति को किस आधार पर दिया गया है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम अलग अलग पद्धतियों की बजाय एक ही पद्धति का यूज देते हैं। इंटरनेशनल मतलब कि ऐसी पद्धति जो सब जगह यूज की जाती है, जो सर्वमान्य होती है, जो सबके द्वारा मानी जाती है, वो होती है हमारी 4th नंबर की एसआई पद्धति। तो ज्यादातर हम कौन सी पद्धति यूज करते हैं बच्चों? एसआई पद्धति, ठीक है। सबसे पहले बताऊंगा सीजीएस पद्धति क्या है। सीजीएस में लंबाई देखो 3 चीज होती है बच्चों। एक तो होती है लंबाई, ठीक है, एक तो क्या होती है? लंबाई, ठीक है। एक होता है द्रव्यमान यानी कि वजन, भार, ठीक है, और एक होता है समय, ठीक है। 3 चीज होती है। तीनों को हम यहाँ पर, क्योंकि मेनली पदार्थ में हम 3 ही
चीजों का मापन करते हैं, या तो पदार्थ की लंबाई वगैरह, या उसका द्रव्यमान वगैरह नापेंगे, या उसका समय, या फिर कोई समय हम मापेंगे। तो देखिए सी का मतलब यहाँ पर होता है सेंटीमीटर। तो सीजीएस में लंबाई के लिए सेंटीमीटर यूज किया जाता है, द्रव्यमान के लिए ग्राम यूज किया जाता है, और समय के लिए सेकंड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एफपीएस में फुट क्या यूज करेंगे, फुट। ठीक है ना, 1 फुट 2 फुट बोलते हैं ना, 1 फुट, तो फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, एमकेएस में मीटर, एम का मतलब मीटर और के का मतलब किलोग्राम। ठीक है, और एस का मतलब सेकंड। इसका मतलब सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस ज्यादातर पद्धतियों में, सभी पद्धतियों में समय को सेकंड में ही लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एसआई पद्धति की। एसआई पद्धति के जो मात्रक हैं, इनमें मात्रकों के भौतिक राशियों के मेन 7 भौतिक राशियां यहाँ पर हमने लिए हैं, बाकी सभी भौतिक राशियों को व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। तो मेन 7 मूल भौतिक राशियां हैं आपकी। तो मूल भौतिक राशियों को हम यहाँ पर एसआई पद्धति में इनके मात्रक निकालेंगे। तो एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियां टोटल 7 होती हैं। मूल भौतिक राशियां, ठीक है, और इनके हम एसआई पद्धति में मात्रक देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो बच्चों मूल भौतिक राशियां 7 होती हैं। देखिए एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस में तो हमने 3 ही भौतिक राशियां ली, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, लंबाई यानी कि लेंथ, द्रव्यमान यानी कि भार, और समय यानी कि समय। ठीक है, तो हम मूल भौतिक राशियां जो होती हैं वो बच्चों 7 होती हैं। बाकी अन्य राशियां इनकी व्युत्पन्न होती हैं। बाकी अन्य जो भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो सारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, वो इन 7 राशियों से निकल कर आती है बाहर। ठीक है, तो मेन तो 7 ही हैं। तो हम उन 7 को यहाँ देखेंगे और उनके एसआई पद्धति में हम आपको मात्रक बताते हैं। तो सबसे पहली भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है लंबाई। एमकेएस में भी थी, एमके, सीजीएस और एफपीएस तीनों में थी लंबाई। एसआई पद्धति में भी लंबाई होती है। लंबाई का सिंबल हम यहाँ पर ज्यादातर यूज करते हैं बच्चों एल। ठीक है, स्मॉल एल, छोटी एबीसीडी का एल हम यहाँ यूज करते हैं। अब इसको एसआई पद्धति में जो नापा जाता है, तो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, एसआई मात्रक लंबाई का हम लेते हैं बच्चों मीटर। क्या लेते हैं, मीटर। और मीटर को लिखा जाता है स्मॉल एम से, याद रखेंगे। तो पहली मूल भौतिक राशियां टोटल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। 7 भौतिक राशियों में से पहली भौतिक राशि कौन सी है, लंबाई। मूल भौतिक क्यों बोला जाता है, ये वो भौतिक राशि है जो किसी का व्युत्पन्न नहीं है। अन्य राशियां इनका व्युत्पन्न होती हैं, इसलिए उनको व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। अंडरस्टैंड। तो पहली मूल भौतिक राशि है लंबाई। दूसरी मूल भौतिक राशि आपकी आएगी द्रव्यमान। द्रव्यमान बच्चों, द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं, भार। ठीक है, द्रव्यमान एम, मास, MASS, मास, इसलिए एम से दर्शाते हैं। तो सेकंड आपकी जो मूल भौतिक राशि है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है, द्रव्यमान को हम ज्यादातर बाजार में आप जाते हो और लेके आते हो तो केजी में लेते हो। कितना केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। केजी का मतलब होता है किलोग्राम। तो इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है बच्चों वो होता है किलोग्राम। किलोग्राम, और इसको लिखा जाता है केजी से। इसको लिखा जाता है केजी से। ठीक है, अगला थर्ड है हमारा समय, जो कि इसमें भी था समय। तीसरा है अपना समय। थर्ड, समय को हम टाइम कहते हैं, इसलिए इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो टी से टाइम और समय का यहाँ पर एसआई पद्धति में भी मात्रक बच्चों सेकंड होता है, सेकंड। और इसको स्मॉल एस से भी लिखते हैं, या फिर कभी कभी इसको SEC भी लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल एस भी लिख सकते हैं, SEC भी लिख सकते हैं। चौथी जो मूल भौतिक राशि है वो है आपकी, चौथी जो मूल भौतिक राशि है वो है विद्युत धारा। कौन सी बच्चों, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा, विद्युत धारा याद रखेंगे। आप आवेश वगैरह निकालते हो, है ना, तो ये आपका विद्युत धारा है। और विद्युत धारा का हम इंग्लिश में वैसे तो इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं,
इंग्लिश में वैसे तो इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह विद्युत धारा को आई से दर्शाया जाता है। इसको हम आई से दर्शाते हैं, याद रखेंगे। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, देखो एक साइंटिस्ट था एम्पियर, क्या नाम था साइंटिस्ट का? एम्पियर। तो उसके नाम पर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या रखा गया? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या रखा गया? एम्पियर। इसको ए भी लिखते हैं या किसी किसी जगह आपको AMP भी लिखा हुआ मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एम्पियर को किससे दर्शाते हैं? ए से। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अंडरस्टैंड। अगला आता है ताप, 5वें नंबर पर। देखिए ताप, ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं, इसलिए इसको T से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल T से। स्मॉल t से तो टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल T से ताप को रिप्रेजेंट किया जाता है। ताप के बहुत सारे मात्रक होते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके अलावा आपके केल्विन। लेकिन जो केल्विन है, केल्विन, ओके, जो केल्विन है वो टेम्परेचर का मात्रक ऐसा ही मात्रक है, ठीक है ना। इसको K से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल K से। देखो kg किलोग्राम है, कैपिटल K केल्विन है। इसके अलावा 6 नंबर पर आती है प्रकाश की तीव्रता। 6 नंबर पर आती है आपके प्रकाश की तीव्रता। देखिए कोई भी लाइट की इंटेंसिटी जो आती है, या ऊष्मा की तीव्रता, ऊष्मा की या प्रकाश की या हीट की कोई भी जो तीव्रता होती है ना, उस तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी, ये भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी, है ना। तो लेकिन कभी कभी ऊष्मा की भी तीव्रता हो सकती है, यहाँ पर ऊष्मीय ताप भी हो सकता है। तो इंटेंसिटी यहाँ पर इसको लिखते हैं, और कई जगह हम इसको IV से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इंटेंसिटी IV, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है कैंडेला, कैंडेला, CD, ओके। नाउ 7, लास्ट एंड फाइनल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है पदार्थ की मात्रा। किसी भी पदार्थ की, छोटे से छोटे अणु की, छोटे से छोटे कण की, छोटे से छोटे परमाणु की, किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको केमिस्ट्री के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल में। बच्चों किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? मोल में। तो पदार्थ की कोई भी मात्रा को अपन यहाँ पर n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n यहाँ पर मोल को दर्शाता है, और मोल को स्मॉल MOLE या MOL लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये 7 आपके सामने दी गई हैं मूल भौतिक राशियां। ये वो राशियां हैं जो किसी की भी व्युत्पन्न नहीं है, बाकी अन्य राशियां इनकी व्युत्पन्न होती हैं, ठीक है। जैसे आप अगर हम बात करें कूलाम प्रति सेकंड, है ना, कूलाम प्रति सेकंड अपना धारा होता है ना, तो धारा के अंदर आता है कूलाम और सेकंड, दोनों से मिलकर आपका धारा निकल के आता है, लेकिन धारा तो मेन है ना, ठीक है। चलो और भी बात करें, जैसे कि आपने निकाला आयतन, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, जानते हो आप सब, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब या लीटर। तो आयतन के अंदर लंबाई होती है L, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, 3 बार L होता है, तो 3 बार मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब निकल कर आता है। तो आयतन एक नई राशि आई, आयतन, ठीक है। वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे आयतन कहते हैं। तो आयतन एक राशि है, लेकिन वो भौतिक राशि नहीं है, वो मूल भौतिक राशि नहीं है, वो एक व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तो ऐसी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां इनसे निकल के आती रहती हैं, जिनको आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जगह जगह पढ़ोगे। मेन ये 7 भौतिक राशियां हैं जो किसी की भी व्युत्पन्न नहीं होती हैं, इनसे अन्य राशियां व्युत्पन्न की जाती हैं। तो बच्चों इसको एक बार आप नोट कर लेंगे, और अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ये थोड़ी देर में हट जाता हूं, आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को स्टॉप करके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, जब किसी भी चीज का मापन किया जाता है तो उसमें देखी जाती है सार्थकता, कि वो मापन कितना सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप बाजार गए और बाजार में जाकर आपने कहा कि मुझे 10 ग्राम सोना दे दो। कितना ग्राम? 10 ग्राम। आपको सुनार ने
9.989। मेरी बात को ध्यान रखना, आपको सुनार ने 9 पॉइंट मैं जो लिख रहा हूं, मेरी बात को ध्यान दो, आपको सुनार ने 9.99 ये मान लो, ठीक है। आपको सुनार ने 9.99 ग्राम सोना दे दिया। बताइए क्या ये प्योर 10 ग्राम है? नहीं, इसमें उस सुनार के मापन में यहां पर त्रुटि है। हमने 10 ग्राम मांगा था, क्या ये 10 ग्राम है? नहीं, इसमें प्लस या माइनस, यानी कि जो उसने तोल के दिया है, आप उसने 10 ग्राम आपको तोल के दे दिया, ठीक है। अब आप एक जगह गए, दूसरी जगह आपने तुलाया तो उसके तराजू में 9.99 ग्राम निकला। तीसरी जगह आपने तुलाया, वहां पर 10.01 ग्राम निकला। ये क्या हुआ? एक जगह आपने तुलाया, मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं आप इसको सबको मिटा देता हूं तो मैं समझाता हूं अच्छी तरीके से। ये मैं मिटा देता हूं, CGS, FPS, और मेरे एग्जाम्पल को आप फिर से दोबारा सुनेंगे और आराम से समझेंगे। केमिस्ट्री टफ नहीं है, और ये केमिस्ट्री नहीं जो पढ़ा रहा हूं, ये केमिस्ट्री नहीं बल्कि ये तो फिजिक्स है ना, ये तो फिजिक्स है, और ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, आप एक सुनार की दुकान पर गए, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक सुनार की दुकान पर गए, आपने सुनार से कहा मुझे 10 ग्राम सोना चाहिए। आपको सुनार ने, ये आप गए एक ही दुकान पर, मान लो ये कोई सुनार है, आप गए इसकी दुकान पर, उसने आपको तोल के दिया 10.00 ग्राम सोना गोल्ड, ठीक है। अब आपने इस वजन को जांचने के लिए आप दूसरे सुनार के पास गए, बी के पास, तो वहां उसके तराजू में वो सोना निकला 9.99 ग्राम। आपने सोचा नहीं, मुझे इसका बी का भरोसा नहीं था, मैं सी के पास गया और वहां जाके तोला तो 10.01 ग्राम सोना। अब क्या हुआ? एक जगह तोला 0.01 ग्राम कमी आई है, यानी कि यहां पर आपका सोना 0.01 ग्राम घट गया, लेकिन यहां पर आपका सोना 0.01 ग्राम बढ़ गया। इसका मतलब एने जो तोला है एक के तराजू में, एक ही तुला में, तुला मतलब तराजू, ए जो सुनार है इसके तराजू में प्लस माइनस 0.01 ग्राम की त्रुटि है। ध्यान रखें, अगर ये दाल चावल होते तो चल जाता, लेकिन ये सोना है, इसका एक एक ग्राम बहुत महंगा होता है, जानते हो ना आप सब। सोना है, हाँ, अभी तो 50,000 के भाव चल रहा है, तो 1 ग्राम भी 5,000 का हो गया लगभग, है ना। हाँ, मुझे नहीं आता भाई सोने होने का भाव। बस फिर आप ध्यान रखो कि अगर आप इस सुनार से सोना ले रहे हो तो अब बताइए मुझे, क्या ये सोना आपको एकदम प्योर तो दे रहा है, लेकिन क्या आपको एकदम सही तोल कर दे रहा है? नहीं, है ना। यानी कि इसकी तराजू में प्लस या माइनस, या तो 0.01 ग्राम ज्यादा तोला जा रहा है या 0.01 ग्राम कम तोला जा रहा है। इसका मतलब इसके तराजू में प्लस माइनस 0.01 ग्राम की त्रुटि है। क्या है बच्चों? त्रुटि है। तो बच्चों इसका मतलब एक बात हमें पता लगी, त्रुटि यानी कि कमी, या तो प्लस माइनस यानी कि या तो ज्यादा या कम, एकदम सार्थक नहीं है, एकदम सत्य नहीं है, शुद्ध मापन नहीं है। तो देखिए इस शुद्धता का मापन यानी कि हमारे त्रुटिलेस का मापन, यानी बिना त्रुटि का अगर आपको मापन करना है तो उसके लिए यूज किए जाते हैं सार्थक अंक। क्या यूज किए जाते हैं? सार्थक अंक। याद रखेंगे, तो सार्थक अंक किसी भी मापन की त्रुटि को दर्शाता है। किसको दर्शाते हैं? मापन की त्रुटि को। अगर किसी राशि को या किसी पदार्थ को जितने ज्यादा सार्थक अंकों में नापा जाएगा उसमें उतनी ही कम त्रुटि होगी, उसमें उतनी ही कम त्रुटि होगी। मेरी बात को, यानी कि कोई भी मापन आपको दिया गया है उसमें जितने ज्यादा सार्थक अंक हैं उसमें त्रुटि उतनी ही कम है। तो एक बात समझ में आ रही है? वापस सुनो, जितने ज्यादा सार्थक अंक त्रुटि उतनी कम, जितने ज्यादा सार्थक अंक त्रुटि उतनी ही कम।
और जितने कम सार्थक अंक त्रुटि उतनी ही ज्यादा। यानी कि सार्थक अंक किसी भी मापन की त्रुटि या फिर यथार्थता को बताते हैं। किसको बताते हैं? यथार्थता को। किसी भी मापन की यथार्थता को, कि मापन कितना शुद्ध है, उसको बताते हैं सार्थक अंक। तो एक वर्ड सामने आ रहा है, सार्थक अंक। ठीक है ना? तो किसी भी मापन की यथार्थता मतलब सत्यता। ठीक है? किसी भी मापन की यथार्थता को सार्थक अंक में, इस यथार्थता को व्यक्त करने वाले अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। यानी कि किसी भी मापन की यथार्थता को व्यक्त करने वाले जो अंक हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं। कि कोई भी मापन कितना यथार्थ है। ठीक है? जितने ज्यादा सार्थक अंक होते हैं, मापन की यथार्थता उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों? देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ऊपर वाला एग्जाम्पल 10 ग्राम था, मैंने लिखा 9.99। ठीक है? 9.99। तो सार्थक अंक कितने हैं? 3 है ना? अगर मैं यहां लिखता 9.9, अगर मैं डी के पास गया और वहां केवल उसने तोला 9.9, तो अब बताइए त्रुटि कितनी की मानी जाती? 0.1 ग्राम की। ये था 0.01 ग्राम और यहां त्रुटि कितनी की आ रही है? 0.1 ग्राम। तो ज्यादा त्रुटि किसमें आ रही है? इसमें। अरे भाई दोनों में से ज्यादा कौन है? ये माइनस मत देखो आप, तो ये देखो, ये लो, गौर करो वापस। 9.99 इसका मतलब 0.01 ग्राम की त्रुटि आ रही है। इसमें से घटा दो इसको। तो अपने मांगा कितना था? 10 ग्राम। 10 में से 9.99 ग्राम घटाओ। 10.00 में से 9.99 घटाओगे, कितना बचेगा? 0.01 ग्राम बचेगा। यानी कि आपको सुनार ने कितना कम सोना दिया? 0.01 ग्राम। और अगर उसके दूसरे के तुलना में 9.9 आ रहा है, तो आप घटाओ 10.0 9.9, 10 में से 9 गया 1, 0.1 ग्राम। तो इसके आधार पर तो उसने 0.1 ग्राम सोना कम दिया है, इसके आधार पर 0.01 ग्राम। इसमें 3 सार्थक अंक, इसमें 2 सार्थक अंक। जितने ज्यादा सार्थक अंक उतनी यथार्थता। समझ में आ रही है? कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर सार्थक अंक हमें पता होनी चाहिए कि सार्थक अंक क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी मापन की यथार्थता को यानी कि सत्यता को व्यक्त करने वाले अंक क्या बताते हैं? क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। अब हम इन सार्थक अंकों की बात करते हैं कि सार्थक अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है बच्चों? सार्थक अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं? तो हेडिंग डालेंगे सार्थक अंक ज्ञात करने की नियम, है ना? ओके, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू सो मच।